ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की सेकेंडरी क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 24 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसका पीडीएफ या फिर ऑनलाइन टेस्ट आप इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं www.globalit.org। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको अपने जो है मोबाइल फोन में गूगल ओपन कर लेना है। ब्राउजर में गूगल ओपन कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी। क्या सर्च करना है? ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटी स्टूडेंट। इस पर क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये वाला ऑप्शन आपके फोन में नॉर्मल दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई यहाँ पर आपको शो कर रही होंगी, आपके फोन में दिख रही होंगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप आईटीआई कोर्स पे क्लिक कीजिए, वहां क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। फिर आपके सामने नया टैब ओपन होगा, नीचे स्लाइड करके चले जाइए, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना, सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और नीचे आप जाएंगे स्लाइड कर दो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने बता रखा है पीछे की वीडियोज में कि अगर आपको ये जानना है कि भाई कैसे जो है मैं पूरा डिटेल में देख पाऊँ कि टेस्ट को कैसे देना है, कैसे रिजल्ट देखना है, ये सब चीजें जानना, तो पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए। उसमें स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट इसी में समय दिया हुआ है, कैसे कैसे टेस्ट देना है, कैसे आपको रिजल्ट देखना है, कैसे आपको आंसर चेक करना है, कैसे दोबारा देना है, सब पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। जो हमारा चेन रिंच होता है उसके साथ हम न्यूनतम कितने व्यास की पाइप को यूज कर सकते हैं ना। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विद चेन रिंच। चेन रिंच के साथ हम मिनिमम कितने डाय की पाइप यूज कर सकते हैं खोलने के लिए या टाइट करने के लिए। मतलब इस रिंच के द्वारा कम से कम कितने व्यास की पाइप को खोला या टाइट किया जा सकता है, इसके पूछने का मतलब यही है। तो आपको मालूम है कि भाई चेन पाइप रिंच के द्वारा जो है हम 50 mm से 150 mm तक व्यास के पाइप को लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। मिनिमम वाला कितना है, मिनिमम वाला आपका 50 है। मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम आपका 150 है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, मिनिमम पूछा था, न्यूनतम पूछा था, तो 50 वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगर ये पे स्टिल्सन पाइप रेंज या फिर नॉर्मल पाइप रेंज की बात करता तो वहां पे क्या हो जाता, 15 mm से 50 mm, मिनिमम 15 रहता, मैक्सिमम उसका 50 रहता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे कह रहा पाइप डाई द्वारा, देखिए फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, फिगर मैंने लिया हुआ था आपको समझने के लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में फिगर होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ रहेगा, कभी भी आप देखेंगे जो अलग से सारे फिगर आपको दिखती है मैं ले रखा होता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन देखो फिगर आए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को तभी सही कर पाओगे जब उस चीज का नाम लेते ही उसका डायग्राम आपके माइंड में आ जाए कि भाई हाँ ये कैसा दिखता है, तो ज्यादा क्वेश्चन चांस होता है आपका सही होने का। ये देखिए दे देगा, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है। जो पाइप डाई होता है, देखिए 2 होता है ना, मैंने बताया एक टैप होता है, टैप का यूज किया जाता है आंतरिक चूड़ी काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। किसके लिए? आंतरिक चूड़ी या इंटरनल थ्रेड काटना हो पाइप में या कहीं भी तो टैप यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टैप का। लेकिन अगर किसी पाइप पर बाह्य चूड़ी काटनी है, एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है, बाहरी चूड़ी या बाह्य चूड़ी कह लीजिए, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए डाई यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं। ठीक है, डाई होता है हमारा, और डाई को पकड़ के घुमाने के लिए, क्योंकि डाई तो थ्रेड काटेगा लेकिन डाई से काटो कैसे, डाई को पकड़ के घुमाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, डाई को पकड़ के घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं डाई स्टॉक। क्या कहते हैं? डाई स्टॉक। स्टॉक का मतलब रखना, जो डाई को अपने अंदर रखता है, पकड़ के रखता है। तो डाई को पकड़ के घुमाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे डाई स्टॉक, और चूड़ी काटने में डाई चूड़ी काटती है और डाई को पकड़ के घुमाता है डाई स्टॉक। दोनों चीज हमें ध्यान रखना है बाहरी चूड़ी के लिए। तो यहाँ पे पूछा तो पाइप डाई, मतलब पाइप डाई है, इसका मतलब भाई डाई नाम ले रहा है तो बाहरी चूड़ी काटेगा, टैप नाम लेता तो अंदर की चूड़ी काटता। तो पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड, सही बात है, डाई है तो बाहरी थ्रेड ही काटेगा। सीमा क्या होती है कि किस रेंज तक वो काटता है? तो जो पाइप डाई के द्वारा होता है हम 1/4 इंच से 4 इंच तक के साइज की पाइप पर थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इंच का, यहाँ पे कॉमा दिख रहा होगा आपको, दरअसल इंच का सिंबल है। ठीक है, 1/4 इंच का, इंच का सिंबल है। ठीक है, इंच से लेकर के 4 इंच तक की पाइप, 4 इंच तक,
मतलब 1/4 इंच से लेकर के 4 इंच तक की पाइप पर हम पाइप डाई के द्वारा बाहरी थ्रेड काट सकते हैं। इस साइज की पाइप पर, ना तो इससे कम वाले पे ना तो इससे ज्यादा वाले पे, इस साइज की रेंज में पाइप डाई हमारी मिलती है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। देखिए पाइप डाई, ये डाई स्टॉक है हमारा, जो बड़ा वाला डाई स्टॉक है, और इसमें देखिए डाई लगी हुई है। एक डाई यहाँ पे लगी हुई है, एक डाई यहाँ पे लगी है, 2 इधर दिख रहा है और 2 इस साइड भी लगा होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। तो 4 डाइयां लगाते हैं और इस तरह से डाई स्टॉक में, इसमें नॉर्मल भी एक डाई स्टॉक आता है जिसको पकड़ के पूरा घुमाना पड़ता है। एक रैचेट वाला आता है जिसमें आधा आधा घुमा करके रैचेट डाई स्टॉक से यूज करते हैं। रैचेट वाला ज्यादा आसान होता है चलाना। तो देखिए ये नीचे डाई दिखाया गया है, ये आपका डाई स्टॉक हो गया, डाई स्टॉक हो गया, जिसमें डाई को पकड़ा गया है, पकड़ा हुआ दिखाया गया कि ये डाई यहाँ, एक डाई यहाँ, डाई को पकड़ा गया है किसमें, डाई स्टॉक में। इस हैंडल को पकड़ के हम लोग घुमाएंगे पाइप पर चूड़ी काटने के लिए। ठीक है, पाइप इससे लग जाएगा और ये चूड़ी काटेगा। और यहाँ पर ये डाइयाँ अलग अलग भी दिखाई गई है, जो चारों डाई इसमें है इसको बाहर भी दिखाया गया कि सब पे नंबरिंग किया गया होता है। देखिए इस पे लिखा हुआ है 1 नंबर, इस पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी हिसाब से इनको क्रम में लगाया भी जाता है, इसीलिए नंबरिंग की जाती है ताकि इन्हें सही से क्रम में लगाया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई भी डाई किधर भी लगा दिया, इनको नंबरिंग के हिसाब से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाई पे नंबरिंग किया जाता है और 4 डाइयाँ, 1 2 3 4, तो चारों डाई इसमें की जाएगी। 2 वाली भी आती है, स्प्लिट डाई आती है जिसमें 2 ही डाई रहती है, उसे डाई स्टैक में पकड़ के यूज करते हैं। सॉलिड डाई आती है, उसमें एक ही भाग में रहता है, इसलिए इसको सॉलिड डाई कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि 4 ही भाग में आता है, 4 वाला भी होता है, 2 वाला भी होता है। स्प्लिट डाई एक होती है जो स्प्लिट वाले में तो कटा हुआ रहता है। ठीक है, एडजस्टेबल डाई होती है जो 2 वाले में आती है, उस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। किसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ फिगर मैंने अलग से लिया क्योंकि फिगर उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। इसका नाम पूछ रहा है कि एक्स भाग का नाम क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैंने इस फिगर को पीछे वाले पार्ट में बताया था पूरा डिटेल में कि किसको क्या कहते हैं। भाई याद होगा तो याद होगा आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं। ये हमारा मूवेबल जॉ है, क्या है, मूव करने वाला मूवेबल जॉ है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो 5 नंबर पे इसी को इसने पूछ रखा है कि यह क्या है, तो आपको दिखा नट जैसा है, हाथ से घुमाते हैं, जब इस नट को घुमाते हैं तो यह मूवेबल जॉ मूव करता है, आगे पीछे होता है। मतलब इस नट की मदद से हमने इसको क्या किया, एडजस्ट कर रहे हैं इसके साइज को, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एडजस्टिंग नट बोल देते हैं, एडजस्टिंग नट। ठीक है, इससे हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसको घुमाते हैं तो जो आगे पीछे चलता है, इसीलिए इसको एडजस्टिंग नट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यह वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ करके हम इसको काम करते हैं, इसलिए इसको हैंडल बोल देते हैं, जो 3 नंबर पे है, हैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारी स्प्रिंग लगी होती है, एक क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। वैसे ही यहाँ पे जो 2 नंबर पे कह रहा है, यहाँ भी नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, यह जो आगे वाला हिस्सा इसको पूछ रहा है, यह क्या है, तो यह पीवट होता है। क्या होता है, पीवट होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे जो है यह वाला, जो इस पे जो हमारा नर्लिंग किया गया है, इस वाले फेस पर, इसके फेस पर जो नर्लिंग किया गया है, इसको इनवर्ड फेसिंग टीथ बोलते हैं। फेसिंग टीथ क्यों बोलते हैं इसको इनवर्ड वाला, पीछे की वीडियो देख लीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा, टाइम लग जाएगा, वहां मैंने बता रखा है। और इस वाले पे जो यह नर्लिंग की गई है जिससे कि पकड़ मजबूत हो पाइप पर, इस वाले को क्या बोलते हैं, तो इस वाले को बोलते हैं आउटवर्ड फेसिंग टीथ। पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो पूछा इसको था तो वह क्या है आपका, एडजस्टिंग नट है। स्प्रिंग पूछता तो अगर यहाँ पूछता या यहाँ पूछता तो स्प्रिंग होती हमारी। मूवेबल जा, तो अगर इसको पूछ रहा होता तो मूवेबल जा होता। पीवट इसको पूछता तो यह पीवट होता हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूनियन, पहले मैं फिगर बता देता हूं। यूनियन का यह फिगर हो गया, यह दोनों यूनियन के हो गए। ए वाला प्लग का फिगर यहाँ है, बी वाला आपका कपलिंग का फिगर डी वाला है, यहाँ कपलिंग वाला। और यह किसका है, एल्बो का है, सी वाला एल्बो का। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए, तो देखिए अगर वही मैंने बताया ना कि अगर आपके दिमाग में नाम लेते ही अगर फिगर आ जाए, जो भी क्वेश्चन में कुछ नाम दिया जा रहा है, अगर फिगर आ गया तो क्वेश्चन आप सही कर लोगे। यहाँ क्या बोला था कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ दे, तो इनमें से देखिए कौन सा ऐसा फिगर दिख रहा है जिसमें कि अगर 2 पाइपें जुड़ेंगी एक दूसरे से तो उनकी दिशा चेंज हो जाएगी, उनके पानी की बहाव की दिशा चेंज होगी, मुड़ जाएगी। देखो अगर इसके द्वारा जोड़ेंगे तो 2 पाइपें देखिए बिल्कुल सीधे जुड़ गई, जैसे पानी जा रहा तो उसी दिशा में जा रहा है, कोई दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ। पर अगर इसमें पाइप के जोड़ा जाए तो एक पाइप इधर जुड़ेगी, एक इधर जाएगी, मतलब पानी पहले इधर जा रहा था और पानी इधर जाने लगा, जबकि इसमें पानी इधर जा रहा था इधर ही जा रहा है। इसमें देखिए इधर जा रहा था अब इधर जाना, पानी की दिशा चेंज हो गई। किसमें हुआ, पानी की प्रवाह की दिशा किससे चेंज हुआ, सी वाले के द्वारा। सी क्या है, एल्बो है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्बो जो है उसमें पानी की दिशा को कितना 90 डिग्री पे मोड़ देता है ना, 90 डिग्री पीछे चेंज कर दिया। जबकि कपलिंग वाले में देखिए पाइप इधर जुड़ जाएगी, इधर पानी जा रहा था, फिर पाइप इधर निकल जाएगी, पानी उधर ही जाएगा, कोई दिशा चेंज नहीं हुई। प्लग वाले में देख लीजिए, प्लग तो भाई ये सीधे पानी को बंद कर देगा, दिशा चेंज करने का छोड़िए। ये कहाँ यूज किया जाता है, जहां पाइप हमारा आखिरी सिरा हो, उसके आगे पाइप लाइन नहीं ले जाना है तो लास्ट में प्लग को टाइट कर देते हैं, जिससे पानी आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपका। यूनियन वाले यहाँ पे एक नई चीज थोड़ा सा होगा, देखना चाहे तो देख सकते हैं कि यूनियन क्या चीज है, हम लोग देख लेते हैं हल्का सा। यूनियन में क्या होता है भाई, यह आपका यूनियन है ना, क्या है, यूनियन है। यूनियन जॉइंट में होता है दो पाइपें होती है, यहाँ देखना एक पाइप दो पाइप, दोनों पाइपों मैंने बताया था एक एक फ्लैंज कस देते हैं। देखिए एक फ्लैंज इस पाइप पे कस दिया गया, एक इस पाइप पे। जब दो पाइपों को जोड़ना हो भी कैसे, अस्थायी रूप से कपलिंग के द्वारा भी दो पाइपों को जोड़ा जाता है, पर अस्थायी रूप से मतलब कहीं लंबी पाइप में कपलिंग के द्वारा एक बार आपने पाइप को जोड़ दिया तो इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि पाइप बहुत लंबी हो गई है, कई सारी पाइपें आपस में जुड़ी हुई है। जब पाइपें जुड़ जाएगी तो उससे पकड़ के घुमाएंगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन्हें खोलना। तो ये जब यहाँ पे हमें हमेशा के लिए पाइप ज्वाइन करना हो तो वहां पे कपलिंग वगैरह यूज करते हैं, वो भी पाइप पे जब बाहरी थ्रेड कटी हो। इस पे अंदर है, क्योंकि जानते हैं ना थ्रेड विपरीत रहेगा तभी जुड़ेगा, एक पर बाहर तो एक पे अंदर। जैसे इस पे अगर अंदर थ्रेड कटी है तो पाइप पर बाहर थ्रेड कटा होना चाहिए। जैसे इस पर देखिए बाहर थ्रेड कटा हुआ है तो ये कहाँ यूज होगा, जहां पाइप पे अंदर थ्रेड कटा हुआ हो, दोनों विपरीत होगा तभी जुड़ेगा। तो इसमें वही करते हैं कि जहां टेम्प्रोरी हो, कैसे, देखिए यहां पर एक फ्लैंज हमने इस पाइप पे कसा, एक फ्लैंज हमने इस पाइप पे कसा, और एक विशेष नट यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसमें अंदर थ्रेड कटा हुआ है और इस वाले फ्लैंज पे ऊपर थ्रेड कटा हुआ। यह फ्लैंज आएगा, इसमें फंस जाएगा, इस पाइप को खींच करके जब इस नट को टाइट करेंगे तो ये दोनों को एकदम अच्छे से आपस में बंद कर देगा, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है भाई। एक फ्लैंज इस पे, एक फ्लैंज इस पे एक विशेष नट है जिसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इस वाले फ्लैंज पे ऊपर कटा हुआ है, तो यह आकर के इस पे टाइट हो गया। देखिए टाइट हो गया, यह वाला फ्लैंज और यह वाला फ्लैंज देखिए दोनों बार यहाँ दिख रहे हैं पाइप पे, और यह इसको पकड़ करके, क्योंकि यह वाला जैसा आगे आएगा ना तो ये यहाँ पे इसमें फंस जाता है, यहाँ पे आके फंस जाएगा और इसको खींच करके इसमें पकड़ के ज्वाइंट करा देगा। तो यह होता है हमारा यूनियन ज्वाइंट। इसमें ये फायदा होता है कि जब भी हमें दोनों पाइपों को अलग करना बहुत आसान होता है, बस इस नट को हाथ से पकड़ के हल्का सा रिंच लगा करके पकड़ के घुमाइए, यह वाला नट घूमेगा, दोनों पाइप अलग, यह वाला नट टाइट किए, दोनों आसानी से, मतलब दोनों पाइपों को बहुत ही आसानी से जोड़ा और हटाया जा सकता है। अस्थायी ज्वाइंट होता है, आपको जहां भी जरूरत हो तुरंत अलग कर सकते हैं और ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां हमें जरूरत होती है, कहीं भी पाइप को खोल करके चाहिए यहाँ पे मोटर पंप सेट वगैरह लगा सकते हैं पानी को खींचने के लिए, तो ऐसी जगहों पर यूनियन ज्वाइंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। किस पाइप फिटिंग में, कौन सी पाइप फिटिंग है जिसमें हमारी 90 डिग्री और शाखाएं व्यास समान में भी हो, मतलब अगर शाखा कोई निकाल के चली जाए वो भी 90 डिग्री पर और व्यास में समान रहे। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मान लीजिए कोई पाइप जा रही है तो एक इधर देखिए चला गया, किसमें हो रहा था, ये कैसी आकृति बन रही है, तो ये आकृति टी के जैसी बन गई, उल्टा टी बना हुआ है तो आकृति टी की जैसी है, और यह पाइप जा रही थी और इससे एक 90 डिग्री पे शाखा निकल के चली गई, जो डाया इनका था वही डाया इनका है, मतलब व्यास समान है। तो कौन सा ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह टी ज्वाइंट का फिगर था आपका, ठीक है। यह बी वाला एल्बो ज्वाइंट है, आपको दिख रहा होगा एल्बो, जब पाइप की दिशा को 90 डिग्री पर मोड़ना हो या पाइप के प्रवाह की दिशा को चेंज करना हो या 90 डिग्री पर मोड़ना हो, एल्बो ज्वाइंट वाला यूज कर लेंगे, एल्बो घुमा देगा तुरंत, ठीक है। और कपलिंग ज्वाइंट, कपलिंग ज्वाइंट क्या होगा, जब पाइप को सीधा जोड़ना हो, ये वाला जो फिगर है आपका सी वाला, ये कपलिंग ज्वाइंट का हो गया, दिख रहा है ना। पाइप को जो हमें जोड़ों को जोड़ना हो, दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ानी है तो कपलिंग ज्वाइंट, पाइप पर बाहरी थ्रेड कटी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर थ्रेड कटी हुई है। यूनियन ज्वाइंट जब अस्थायी रूप से जोड़ लगाना हो, यह वाला फिगर है यूनियन ज्वाइंट का, अभी मैंने बताया पीछे वाले फिगर में, ठीक है। व्हाट इज द पाइप फिटिंग, यह पूछ रहा है यह पाइप फिटिंग है कौन सा है, तो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है और इधर पीछे से बंद है, मतलब जिस पाइप पर इसको टाइट कर दिया जाएगा वो पानी को वहीं रोक देगा, उसके आगे पानी नहीं जाने देगा। कहाँ यूज किया जाता है, तो जहां पाइपलाइन हमारी खत्म हो जाती है उसके आगे हमें पानी ले जाने की, पाइपलाइन को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं तक ले जाना, तो लास्ट वाले सिरे पर कैप से उसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर आप प्लग भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे ये बात आती है। तो भाई अगर पाइप पर कहाँ कटा हुआ थ्रेड, अगर पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, पाइप हो गई हमारी और पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ, पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है तो कौन यूज करेंगे। तो मैंने बताया कभी दो थ्रेड वाली दो पाइपें तभी ज्वाइंट होती है जो हमारा यूज कर रहे हैं फिटिंग, वो फिटिंग और पाइप दोनों पर थ्रेड हमेशा विपरीत होनी चाहिए। अगर एक पर ऊपर है तो एक पर अंदर होना चाहिए, तभी दोनों ज्वाइंट होंगे। दोनों पे सेम काट देंगे, दोनों पे ऊपर या दोनों पे अंदर, तो कभी उनका आपस में फिटिंग नहीं होगा, दोनों विपरीत में होना चाहिए। तो यहां देखिए कैप के कहाँ पाइप कटा, यह कैप है आपका, क्या है, कैप है,
ये पाइप फिटिंग क्या है, तो ये कैप है। कैप के कहां थ्रेड कटा हुआ है, कैप के अंदर थ्रेड कटा हुआ है। इसका मतलब पाइप पर कहां कटा होना चाहिए तो फिट होगा, तो पाइप पर बाहर काटना पड़ेगा, उसके विपरीत काटना पड़ेगा, तब यह फिट होगा। और अगर ये पाइप पर अंदर थ्रेड कटी हो, पाइप के कहां थ्रेड कटी हुई हो, पाइप के अंदर थ्रेड कटी हुई हो, पाइप के अगर अंदर थ्रेड कटा होगा तो भाई हमें चाहिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर थ्रेड कटा हो। तो देखिए प्लग में ऊपर थ्रेड कटा होता है, कैप में अंदर थ्रेड था तो पाइप के ऊपर थ्रेड, जब प्लग में ऊपर थ्रेड है तो पाइप के अंदर थ्रेड, मतलब जहां पाइप के अंदर थ्रेड कटा हो तो वहां पे प्लग यूज करेंगे, जहां पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हो तो वहां पे कैप यूज करेंगे। क्लियर हुआ, दोनों का काम है पानी को बंद करने के लिए, उसके बाद आगे पाइपलाइन नहीं जाएगी। या फिर टेम्प्रोरी प्लग वाला से यूज कर लेते हैं अक्सर, जहां पे टेम्प्रोरी टोटी अभी नहीं है तो वहां प्लग लगा दिया, जब बाद में टोटी आ जाएगी तो प्लग को खोल करके टोटी लगा देते हैं। निप्पल, देखिए निप्पल और कपलिंग, जैसे कैप और आपका ये जुड़ा हुआ था ना प्लग, कैप और प्लग एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो ये किसका फिगर था, कैप का था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैप और प्लग जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और रिड्यूसर, ये आपको जो ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है इसका रिड्यूसर, रिड्यूसर क्यों कह रहे हैं, देखिए इधर का डाया ज्यादा है, दिख रहा है ना, और इधर का डाया देखेंगे तो कम हो जाएगा। ये देखिए रिड्यूस हो रहा है, यहाँ जाके इधर कम हो गया, यहाँ आके फिर कम हो गया, तो यहाँ का साइज देखिए कम हो गया और यहाँ का साइज ज्यादा है, तो रिड्यूस हो गया साइज। रिड्यूसर का मतलब साइज कम हो जाए, रिड्यूस हो जाना, नाम ही से पता चल जा रहा है रिड्यूसर, साइज रिड्यूस हो जाए। तो जहां हमें पाइप की साइज को कम करना होता है तो ये रिड्यूसर का यूज करती है, इधर साइज ज्यादा और इधर कम, यहाँ ज्यादा है और इधर कम हो गया, कॉन्सेंट्रिक वाला है भी, तो यह रिड्यूसर हो गया आपका। निप्पल, यह फिगर आपको दिख रहा है निप्पल का, इसमें यह वाला क्या होता है, क्लोज होता है। पहला वाला कौन सा है, क्लोज है, क्योंकि इनमें दोनों पाइपें बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आके टकरा जाती है, चिपक जाती है, इसलिए इसको क्लोज निप्पल कहते हैं। उसके बाद इस वाले को क्या बोलते हैं, यह है जो हमारा शार्ट निप्पल होता है, शार्ट निप्पल, ठीक है, और यह वाला लॉन्ग होता है। देख के पता चल जा रहा होगा ना भाई, क्लोज दोनों पाइपें आपस में क्लोज हो गई, शार्ट मतलब थोड़ी सी दूरी पे रुक गई, लॉन्ग ज्यादा दूरी पे रुक गई, यहाँ पे ज्यादा गैप हो जाएगा ना, पाइप यहाँ तक टाइट होगी, इधर यहाँ तक टाइट होगी, ज्यादा दूरी हो गया तो लॉन्ग निप्पल, यहाँ तक पाइप टाइट हुई, यहाँ पर कम दूरी बचा है बीच में तो शॉर्ट निप्पल, एकदम बीच में दूरी नहीं बचा है तो क्लोज निप्पल, ठीक है। तो जो निप्पल वाला है और जो हमारा प्लग वाला है, सॉरी कपलिंग वाला है, यह दोनों देखिए एक ही काम है, दोनों का काम है पाइप को जोड़ना, लेकिन कब यूज करेंगे, सेम यही कहानी है जैसे इसमें था प्लग वाला और कैप वाला। भाई कैप तब यूज कर रहे थे जब पाइप के बाहर थ्रेड था, प्लग तब कर रहे थे जब पाइप के अंदर थ्रेड था, क्योंकि इसके ऊपर है तो पाइप के अंदर थ्रेड होना चाहिए। वही कहानी इसमें भी है, निप्पल वाले में भी। निप्पल के कहां थ्रेड कटा हुआ है, निप्पल के ऊपर थ्रेड कटा है, इसका मतलब जब पाइप के अंदर थ्रेड कटा होगा तब इसका यूज किया जाएगा दोनों पाइप को जोड़ने के लिए। दो पाइप जोड़नी है, दोनों के कहां थ्रेड कटाओ, अंदर थ्रेड कटाओ, तब इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर है तो पाइप के अंदर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए तभी जुड़ेगा। और कपलिंग में क्या है, कपलिंग में देखिए इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब जब पाइप के बाहर थ्रेड कटा होगा तब कपलिंग यूज करेंगे, तो दोनों विपरीत हुआ ना। तो आपको फिगर पता होना चाहिए किसमें कहां थ्रेड कटा हुआ है, तभी सही कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द पाइप फिटिंग, यह कौन सा पाइप फिटिंग है, देखिए इधर डाया फिर आके यहाँ आगे कम हो गया, अभी हमने पीछे देखा था रिड्यूसर, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्लग वाला यह आपको दिख रहा है, कैप आपका यहाँ सॉरी प्लग हो गया आपका, रिड्यूसर यहाँ पे हो गया, रिड्यूसर का फिगर है इसमें, रिड्यूसर को पूछा भी था। उसके बाद कपलिंग, यह आपका कपलिंग हो गया, हमने यहाँ पे कैप का फिगर ही नहीं लिया है, ठीक है, ये रिड्यूसर का 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कौन सा फिगर है रिड्यूसर का, तो रिड्यूसर से ही हो गया, प्लग हो गया। कैप कैसे होता, कैप एक साइड से बंद होता है ना, इस टाइप से होता है, अभी पीछे हमने देखा, आगे हमारा होल बना होता है और यहाँ पे थ्रेड कटा रहता है अंदर, तो हमारा प्लग होता, सॉरी कैप होता है, और ये आपका कपलिंग हो गया, दो पाइप को जोड़ने के लिए रिड्यूसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कौन सा वाल्व यूज करते हैं जिसे या तो सिर्फ खुला रखते हैं या बंद रखते हैं। कहने का मतलब है कि हम उसको कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करने के लिए एक होता है ना टोटी के द्वारा, आप क्या करते हो, पानी ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, या वही खुला का मतलब क्या, पूरा ज्यादा पानी ले सकते हो, एकदम थोड़ा चाहो तो कम करके थोड़ा थोड़ा पानी लो, या चाहो तो एकदम बंद कर दो। लेकिन एक वाल्व ऐसा होता है कि जिससे हम पानी को कंट्रोल नहीं करते हैं, उसके द्वारा पानी को कंट्रोल नहीं किया जाता है, या तो वह पूरा पानी को जाने देगा या एकदम नहीं जाने देगा। कहने का मतलब या तो पानी को रोक देगा या पूरा जाने देगा, कंट्रोल नहीं करेगा कि नहीं कि मैं इसको थोड़ा कम जाने दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं और थोड़ा सा पानी को बढ़ा दूं, ऐसा नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो वह कौन सा वाल्व होता है, वही पूछ रहा है कि जिसके द्वारा हम कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए है, और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, या तो यह खुला रहेगा या तो बंद रहेगा, तो वह होता है आपका गेट वाल्व, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
गेट वाल्व। गेट वाल्व आपको कहाँ दिख रहा है? तो यह जो फिगर है आपका, यह देखिए यहाँ लिखा भी है, ऑप्शन ए का फिगर हो जाएगा गेट वाल्व, दूसरा है ग्लोब वाल्व, तो यह ग्लोब वाल्व वाला हो जाएगा, यह गेट वाल्व हो जाएगा, ठीक है। और नीडल वाल्व, तो यह ऑप्शन सी का है, नीडल वाल्व हो गया, और डी वाला है नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व तो आप लोग जानते होंगे कि भाई एक ही साइड से, इधर से पानी आएगा तो यह ऊपर उठ जाएगा, पानी को जाने देगा, विपरीत दिशा से आएगा तो ये गिर के बंद हो जाएगा, पानी को नहीं जाने देगा, इसलिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। तो ये तो हमने पहले ही बता रखा था। नीडल वाल्व, ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व। तो गेट वाल्व मैंने क्या बताया, यह जो है आपका यहाँ दिख रहा है ना, यह आकर के इसने पूरा इसको बंद कर रखा है, इतना चौड़ा। जब इस हैंडल को घुमाएंगे तो यह हिस्सा पूरा उठ करके ऊपर चला जाएगा, पूरा ऊपर चला जाएगा, तो यह खाली हो जाएगा और पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक पूरा उस पर जाएगा, ठीक है। तो यह क्या करता है कि पानी को या तो पूरा जाने देगा या पूरा बंद कर देगा, कंट्रोल नहीं करेगा। कंट्रोल नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि इसको मैं आधा खोल के छोड़ दूं कि पानी थोड़ा थोड़ा जाए, नहीं, पानी को इसका काम कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता है। जो हमारा गेट वाल्व होता है या तो वह खुला रहेगा या तो पूर्णतः बंद रहेगा, या तो पूरा खुला रहेगा या तो पूरा बंद रहेगा। याद करने का तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि गेट वाल्व, मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग वाला गेट याद कर लीजिए, याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग का गेट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि उसको आधे पे लाके रोक दे, देखते हैं ना, वह तो वह पूरा बंद हो जाएगा या तो पूरा खुला रहेगा। रेलवे क्रॉसिंग गेट ऐसे ही होता है ना, या तो पूरा खोल देते हैं या तो पूरा बंद कर देते हैं, उसको बीच में ले जाकर नहीं रोके रहते हैं। तो वही चीज है, वही वाला गेट वालों, इसको भी समझ लीजिए कि जहां भी गेट आ जाएगा तो गेट का मतलब रेलवे क्रॉसिंग का गेट याद कर लेना, इसका मतलब याद आ जाएगा कि या तो यह पूरा खुला रहेगा या तो पूरा बंद स्थिति में रहेगा, इसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ग्लोब वाल्व में क्या है, देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं पूरा खुल जा रहा था, जब यह वाल्व ऊपर जा रहा था तो पूरा स्थान खाली हो जा रहा था, मतलब पूरा पानी जा रहा था, पूरा खुल जा रहा था। लेकिन ग्लोब वाल्व में ऐसा नहीं है। ग्लोब वाल्व में देखिए जगह पहले से ही कम है, इतना चौड़ा पाइप जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको देखिए टेपर कर दिया गया। यहाँ भी इतना चौड़ा पाइप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हिस्सा से ऊपर को टेपर उठा दिया गया है, उठा दिया गया ना। अब क्या होगा, जब पानी ऐसे ऐसे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इधर से ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमने हैंडल को टाइट कर दिया, तो ये आकर के इतना चौड़ा यहाँ पर बैठ चुका है। क्या क्या यहाँ पर आके बैठ गया है, ये वाला चीज यहाँ पर आके बैठा हुआ है ना, ठीक है। जब इसको लूज करेंगे हम लोग तो ये ऊपर को उठेगा, जब ऊपर उठेगा तब पानी इसमें से जाएगा और इधर को बाहर निकलेगा। फिर हम लोग टाइट कर चाहेंगे तो थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़ा सा पानी जाएगा, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा जाएगा। मतलब ग्लोब वाल्व की मदद से हम लोग पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। पानी को कंट्रोल भी किया जा सकता है और यह लिक्विड के साथ साथ भाप को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब यह द्रव और गैस दोनों को कंट्रोल करने के लिए ग्लोब वाल्व यूज किया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। द्रव और गैस दोनों को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ग्लोब वाल्व को, यह ऐसा वाल्व जो दोनों के लिए यूज किया जाता है। नीडल वाल्व में तो देख रहे हैं इसमें इतनी चौड़ी जगह थी, जबकि नीडल वाल्व में ऐसा नहीं है। नीडल वाल्व मैंने बताया क्या, सुई के जैसा होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, यह पार्ट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ इतना क्लोज हो गया, इतना चौड़ी पाइप थी, लेकिन यहाँ पे आके पतला हो गया है, ठीक है। और इधर फिर है, इधर वाला भी पार्ट ऐसे है चौड़ा सा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जगह कम कर दिया है, कर दिया ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे हमारी नीडल है, नीडल मतलब पतली सी नीडल है, पतली है, बहुत थोड़ा सा जगह है, ये हल्का सा खुलेगा, देखिए बिल्कुल पतला है, जबकि ये वाला चौड़ा था ग्लोब वाल्व वाले में। नीडल वाले में पतला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा। नीडल का मतलब मैंने बताया कि नीडल का मतलब सुई, सुई का मतलब महीन या सूक्ष्म, छोटी होती है, महीन होती है। तो यह फाइन कंट्रोल के लिए, सूक्ष्म कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। थोड़ा सा खुलेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, तो जहाँ सूक्ष्म मात्रा में, फाइन मात्रा में कंट्रोल करना हो वहाँ नीडल वाल्व यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहां किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक कहते हैं ना भाई, पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सल कपलिंग है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का हम लोग यूज करते हैं कहां पे, ऑटोमोबाइल वाहन में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वाहन में, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या, कार, बाइक, ये सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती हैं। तो ऑटोमोबाइल वाहन में किसका यूज किया जाता है, यूनिवर्सल कपलिंग का। यह फिगर आपको दिखाया गया है यूनिवर्सल कपलिंग का। इसमें दो होता है, देखिए इधर होता है, एक इधर फॉर्क बना हुआ है। पहले आपने देखा रहा होगा, जो पहले के ट्रैक्टर आते थे ना, ट्रैक्टर और ट्राली, उनको भी जोड़ने के लिए इसी टाइप की कपलिंग लगी होती थी, वह भी यूनिवर्सल कपलिंग हुआ करता था, क्योंकि वह भी आपका क्या है भाई, ट्रैक्टर ट्राली क्या है आपका, ऑटोमोबाइल वाहन के अंतर्गत ही आएगा ना, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आएगा। तो यह देखिए यहाँ एक फॉर्क इधर बना होता था और एक फॉर्क इस पे बना हुआ है, देखिए दोनों का दिखाया गया है। इस फिगर को यहाँ पे घुमा दिया गया, ऐसे तो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा दोनों फॉर्क तो दिखेगा आपको, अगर मैं ऐसे हाथ कर दूं तो सिर्फ यही वाला हिस्सा दिखेगा ना, ये वाला हिस्सा दिखेगा, दूसरा फॉर्क इधर चला गया वो आपको नहीं दिख रहा है,
इसलिए दो फिगर दिखाया गया कि भाई ऐसे, और इसको घुमा दिया है कि देखिए घूम रहा तो दो है, पर जब हम इसको ऐसे घुमा दे तो उधर चला गया। ऐसे ही इसमें मतलब एक फोर्क इधर और एक फोर्क इधर, दो फोर्क है, दोनों फोर्क को आपस में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया है? इस टाइप से, एक 4K हो गया और एक 4K हो गया, दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। दोनों पे होल बना हुआ है, इसमें ऊपर नीचे होल बना हुआ है और इसमें इधर इधर होल बना हुआ, दोनों ऐसे चले गए। अब इसमें एक 4 क्रॉस बना होता है। क्या बना होता है? ऐसे 4 क्रॉस। ठीक, अब यह चला जाता है हमारा किसमें? देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया 4 क्रॉस है हमारा। ठीक है, अब इसमें भी होल है, इन दोनों में होल है, इन दोनों में होल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, ऐसे चला गया और 4 क्रॉस के द्वारा इन दो के द्वारा ये जुड़ जाएगा, इन दो के द्वारा ये, दोनों आपस में से जुड़ जाएंगे। तो वही हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल कपलिंग होता है। यहाँ पे दिखाया गया, इनका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल वाहन में, या जो हमारे ऑटोमोबाइल वाहन मतलब कार वगैरह जो भी आ गई, इनके जो रियर व्हील ड्राइव होते हैं। रियर व्हील ड्राइव का मतलब जिनके पिछला पहिया चलता है इंजन के द्वारा, सॉरी रियर नहीं होगा, रियर होगा ना, रियर व्हील ड्राइव मतलब जिनका पिछला पहिया चलता है इंजन के द्वारा। इंजन यहाँ पे लेकिन चला किसके द्वारा? पिछले पहिए, आगे वाला फ्री होता है। तो रियर व्हील ड्राइव जो होता है उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यूज किया गया है कपलिंग को पिछले पहिया से इस इंजन से जोड़ने के लिए। प्रोपेलर शाफ्ट होता है, या कौन सा होता है? वाहन प्रोपेलर शाफ्ट होता है ना, व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। तो जो व्हीकल के प्रोपेलर शाफ्ट होता है हमारा ऑटोमोबाइल वाहन में, उनको जोड़ने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। जो टेक्सटाइल कपलिंग होती है, मतलब जो टेक्सटाइल मिल्स जो होती है, जो मतलब जो कपड़े, टेक्सटाइल मिल का मतलब क्या? कपड़ा का मिल, जहां कपड़ा बनता है वहां पे जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे क्लैम्प कपलिंग यूज करते हैं। कौन सा कपलिंग यूज करते हैं? क्लैम्प कपलिंग। क्लैम्प कपलिंग में ये होता है कि हमारी जो दोनों शाफ्ट है वो बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, तभी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों शाफ्ट एक सीध में नहीं है, अलाइंड में नहीं है, तो क्लैम्प कपलिंग यूज नहीं किया जा सकता है। क्लैम्प कपलिंग कपड़े की मिल में मतलब टेक्सटाइल मिल में यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल में क्या होता है भाई, इनमें गाड़ी वगैरह है तो इनमें थोड़ा बहुत शाफ्ट में मिसअलाइनमेंट होगा। तो यही फायदा है यूनिवर्सल कपलिंग का कि ये 15 डिग्री तक तो लार्ज एंगल ड्राइव टाइप का आता है, 40 डिग्री तक भी हम मिसअलाइनमेंट को सह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट पर, प्रोपेलर का मतलब जो रियर व्हील ड्राइव को इंजन ड्राइव से कनेक्ट करता है, यही शाफ्ट होती है प्रोपेलर शाफ्ट। तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता था? यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा किसका यूज है, इधर दो फोर्क, इधर दो फोर्क और बीच में आपका चिमटा जैसा है 4 वे। तो इनको कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्लेट कपलिंग कहां यूज करते हैं? जब दो शाफ्टों को अलाइन करना हो, दो शाफ्टों को अलाइन करना हो, मतलब एक सीध में ले आना हो, तो वहां पे यूज करते हैं प्लेट कपलिंग। क्लैंप वाला कहां यूज करते हैं? तो कपड़े के मिल में भी, हमने पीछे बात किया था, कपड़े के मिल में मतलब टेक्सटाइल मिल में। ठीक है, स्लिप टाइप वाला कहां यूज करते हैं? तो इसमें स्लिप टाइप वाले में दांते बने होते हैं, उसमें कपलिंग पे क्या होता है, जो कपलिंग पे होता है हमारा ऐसे दाता बना होता है, कपलिंग पे हमारा दाता बना होता है, दोनों दांते आपस में फंस करके चलते हैं। जहां ज्यादा लोड पड़ता है तो दाता स्लिप हो जाता है, जिससे कि हमारे मशीन में टूट फूट नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग स्लिप टाइप वाला यूज कर लेते हैं, जिसपे दाता होता है और जहां पे ज्यादा फॉरवर्ड है तो वो दाते आपस में स्लिप हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और कमेंट जरूर कीजिए कि समझ में आ रहा है या कैसे माहौल है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी जो आगे के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।